नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। आज के इस तकनीकी दौर में जहां विज्ञान ने हर इलाज संभव कर दिया है, वहीं साथ ही साथ संभव होने के दर्द रहित भी कर दिया है। चाहे वो ऑपरेशन की प्रक्रिया हो या फिर कोई भयंकर रोग, हर रोग को दर्द रहित करने का जिम्मा जो है विज्ञान ने उठाया है। इसी प्रक्रिया में एक चीज आती है जिसे हम एनेस्थीसिया के नाम पे जानते हैं। एनेस्थीसिया क्या है, क्या क्या प्रक्रिया उसमें होती है, किस तरीके से उसमें इलाज किया जाता है, इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गुरमीत सिंह ग्रीन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि एनेस्थीसिया जनरली जो हमें पता है कि बेहोश किया जाता है, एक्चुअल में वो होता क्या है? डिटेल में इसकी हमें जानकारी दीजिए। Anesthesia is basically a complete science in itself. It is not just कि सिर्फ बेहोशी करना है, वो that was an old concept when that used to be done. इस वक्त right from the start when the patient कोई भी पेशेंट है जिसको एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, कोई सर्जरी के लिए फिक्स होता है, तो सबसे पहले वो उसका देखते हैं कि वेदर ही इज़ फिट फॉर एनेस्थीसिया और नॉट, वेदर ही विल बी एबल टू अंडरगो सर्जरी सेफली एंड कम आउट सेफली। और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारी, वो एक एनेस्थेटिस्ट के सिर पे होती है। सबसे पहले पेशेंट को हम पूरा जांच करते हैं, लाइक एन फिजिशियन। पूरा उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, पूरे उसके टेस्ट किए जाते हैं, ऑल ब्लड टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्जरी जो होता है, और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट एंड द नीड ऑफ द सर्जन, व्हाट टाइप ऑफ सर्जरी ही इज गोइंग टू डू, हाउ लॉन्ग, कितनी देर वो चलने वाली सर्जरी है, कितनी उसकी सीवियरिटी है, उस सर्जरी के हिसाब से उसके सारा इवेल्युएट करके उसको फिट किया जाता है। अगर वो प्रॉपरली उस वक्त एट दैट प्रेजेंट ऑफ टाइम, इफ इट इज नॉट एन इमरजेंसी सर्जरी नहीं हो, तो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, विद द हेल्प ऑफ कंसल्टेशन फ्रॉम अदर कंसल्टेंट्स। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत हो तो कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की जरूरत हो तो उनको इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट द पेशेंट्स प्रॉब्लम्स जो उस वक्त उसको चल रही हों, उन सबको ऑप्टिमाइज करके ऐसे तरीके से उसको प्लान किया जाए कि पेशेंट सर्जरी भी ठीक तरीके से करवा हो जाए उसकी, और उसका आउटकम है जो सर्जरी के बाद भी, वो भी बिल्कुल ठीक हो। दैट इज द मेन जॉब ऑफ द एनेस्थेटिस्ट। सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि हम पहले ये देखते हैं कि कंडीशन क्या है पेशेंट की, तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये अलग अलग तरीके के एनेस्थीसिया के प्रकार होती है, कोई टाइप्स होती है, वो कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करते हैं? एक तो एनेस्थीसिया होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, उसकी सांस जो होती है वो एनेस्थेटिस्ट के हाथ में होती है। वो पेशेंट को डिलीवर करता है आर्टिफिशियल सांस वेंटिलेशन के थ्रू, थ्रू द मशीन वेंटिलेशन के थ्रू, जब तक वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स रहता है। और जब हमें सर्जरी क्लोज करनी होती है, वी विड्रॉ द ड्रग्स एंड लेट द पेशेंट ब्रीथ ऑन इट्स ओन। उसका जो आप सारे पैरामीटर्स हैं नॉर्मल पे ले आते हैं, जो हमने कंट्रोल करके रखे होते हैं, ऑप्टिमाइज करके रखे होते हैं फॉर द सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द सर्जरी। ये तो हो गया एक जनरल एनेस्थीसिया। दूसरा आता है रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल एनेस्थीसिया में डिफरेंट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया देयर। वन इज आपका स्पाइनल एपिड्यूरल, जो स्पाइन में हम इंजेक्शन देते हैं, जिसको जिसको पर्टिकुलर एरिया जो बिलो द एम्ब्लाइकस, आजकल तो जो एडवांस जो स्पाइनल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया आ गए, वो तो इवन थोरेसिक सर्जरी एंड सर्वाइकल सर्जरी भी हम उस एनेस्थीसिया के अंडर करते थे। पहले सिर्फ बिलो द एम्ब्लाइकस या लिम्फ सर्जरी जो होती थी वो उसके थ्रू होती थी, बट नाउ थोरेसिक सर्जरी, गॉल ब्लैडर सर्जरी, इवन तो योर थायराइड सर्जरी, दैट इज ऑल्सो बीइंग डन अंडर दिस कंट्रोल्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया। इसी में एपिड्यूरल आता है, वैरायटी ऑफ द, जिसमें ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट द वे इज डिफरेंट। ड्रग्स कहाँ इंजेक्ट की जाती है वो डिफरेंट जगह होती है, कौन सी ड्रग की जाती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सर्जरी
you decide whether you want to go for spinal surgery or anesthesia for the epidural surgery. Prolonged surgery हो तो हम उसी के बीच में से एक पतली सा कैथेटर डाल देते हैं, कुछ 6-6 8-8 10-10 12-12 घंटे की सर्जरी के लिए भी, कि वो उनका वो एनेस्थीसिया मेंटेन किया जाता है, एनाल्जेसिया मेन एनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया मेंटेन किया जाता है, सो दैट पेशेंट इज पेन फ्री। एंड वो जो कैथेटर एपिड्यूरल कैथेटर होता है वो हम वी कैन कीप इट फॉर 3 days 4 days 5 days, सो दैट पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव भी हम उसके थ्रू ड्रग्स दें और पेशेंट का जो दैट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है वो भी पेन फ्री रहता है। सर, ये जो पेशेंट है, मरीज के जो एयरवेज का वायमर का, उसका आंकलन कैसे करते हैं आप? किस तरीके से उसको जज करते हैं और क्या प्रक्रिया उसमें पूरी रहती है? उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स देखे जाते हैं। एक तो ओवरऑल वंस एज सून एज द पेशेंट कम्स टू यू, आप उसको देखते ही देख लेते हैं कि वेदर दिस पेशेंट इज गोइंग टू बी हैविंग अ डिफिकल्ट एयरवे और इट इज गोइंग टू बी नॉर्मल एयरवे बिकॉज ऑफ हिज फेशियल contour, neck movements. If the patient is very obese, neck is very short, mouth opening is less, neck movements are very restricted, so that comes under difficult airway. तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोर्स होते हैं, मालम पट्टी स्कोर होता है, थायरोमेंटल डिस्टेंस मेजर की करते हैं हम, माउथ ओपनिंग मेजर करते हैं हम, अंदर देखता वेदर वो मालम पट्टी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ 4-5 ग्रेड्स होते हैं. So 1, 2, 3, 4, 5. 1 is normal, 5 is totally abnormal. So after seeing all these parameters, we grade the patient in Mallampati grade score. 1 is an easy intubation, so you will be able to maintain the airway very normally. As the grading ऊपर बढ़ती जाती है, उसकी ग्रेडिंग सीवियर हो जाती है और इंटूबेशन और एयरवे मेंटेन करना डिफिकल्ट होता जाता है. सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम बहुत एक प्रोसेस को फॉलो करके एनेस्थीसिया का जो प्रक्रिया है उसको करते हैं, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज आ जाती हैं जहाँ पे हमें एनेस्थीसिया देना पड़ता है, तो उस वक्त क्योंकि आनन फानन में हमें ऑपरेट भी करना है, तो क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरीके से हम उसको करते हैं? क्विक इवैल्यूएशन इज ऑलवेज डन. बेसिक पैरामीटर्स, बेसिक थोड़ी हिस्ट्री उसकी ली जाती है. एक होता है लाइफ, वन इज लाइफ सेविंग, कि पेशेंट आया है, पेशेंट की लाइफ बचानी है, उसको आपने एनेस्थीसिया, उसका एयरवे मेंटेन करना है. दैट इज वी गो अहेड विद ऑल फुल फोर्स विदाउट टेकिंग एनीथिंग इनटू कंसिडरेशन. इंटूबेट द पेशेंट, पुट द पेशेंट ऑन वेंटिलेटर, रिससिटेट द पेशेंट, CPR करना है, CPR करते हैं, ड्रग्स देनी है, वो हो गया. दैट वे दैट इमरजेंसी इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द एयरवे. जैसे कोई एक्सीडेंट में आया है, किसी और वजह से, हार्ट अटैक की वजह से आ गया है, किसी और की वजह से आ गया कि पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग, तो उसका तो हो गया विदाउट एनीथिंग वी गो. इफ देयर इज एन इमरजेंसी सर्जरी, यू हैव टू गो फॉर एन इमरजेंसी सर्जरी. उसमें यू हैव गॉट फ्यू मिनट्स टू असेस एंड टू प्रिपेयर फॉर योर एनेस्थीसिया, क्योंकि एनेस्थीसिया देना सर्जन ने भी अपना सामान तैयार करना है. सो उसमें हमें टाइम 2-4-5 मिनट 10 मिनट भी मिल जाते हैं कई बार. उनको पेशेंट को भी हम असेस कर लेते हैं, हिस्ट्री भी ले लेते हैं, उसके वाइटल्स पैरामीटर सारे देख के, तो देन वी प्लान के व्हाट इज टू बी डन फॉर दैट. सर, जैसे कि कुछ मिथ होते हैं हर चीज़, वैसे ही एनेस्थीसिया से रिगार्डिंग भी कुछ मिथ है. चक्कर आना बाद में ऑपरेट करने के बाद, वॉमिटिंग आना, या कुछ हल्का हल्का हेडेक होना, क्या ये सच है या ये पोस्ट कोई कहा जाता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसके इफेक्ट्स? Yes, these are known complications of your anesthesia. जैसे हेडेक की प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम इज मोस्टली सीन वंस यू गिव रीजनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, और दैट टू बी 10-20 years बैक वो चलता आ रहा है कि सिर दर्द हो जाता है, बैक कमर में दर्द रहता है. वो एट दैट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड आवर कैरियर, उस वक्त हम वी यूज्ड टू गिव द इंजेक्शंस विद 20 गेज नीडल होती है, थिक द थिकनेस ऑफ द नीडल होती है. तो वी यूज्ड टू गिव स्पाइनल एनेस्थीसिया विद 20 गेज नीडल, एंड दैट टू स्टील नीडल्स व्हिच वी यूज्ड टू रीबॉयल, रीस्टरलाइज करके देते थे उनको. तब दैट व्हेन डिस्पोजेबल थिंग्स वर नॉट अवेलेबल. सो thicker the needle, the bigger the gauge of the needle,
the more chances of getting post-operative headache was used to be there. And at that time, lot many percentage of the people used to get headache, and that was a accepted phenomena. Since the evolution of the science, अच्छी आगे नीडल्स आनी हमारे पास शुरू होगी, बिल्कुल अब वी आर यूजिंग 27 गेज नीडल, दिस इज जस्ट लाइक एन हेयर, टोटली यू कैन बेंड इट. सो उसमें थोड़ा एक्सपर्टाइज तो जरूर चाहिए होता है उसमें, जितनी पतली नीडल होगी, जितनी लोअर गेज की नीडल होगी, तो एक्सपर्टाइज उसमें चाहिए. लेकिन इफ यू आर यूजिंग दोज नाउ डेज हेडेक इंसिडेंट्स आर हार्डली सीन, दे आर नॉट सीन. सर एक और मिथ है, जो पहले समय था हमें इंजेक्शंस दिए जाते थे, तब बेहोश किया जाता था, अब कुछ लगा के या कोई मसाज करके एयरवेज के थ्रू, क्या डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं वही पुराने वाला तरीका, क्योंकि अब भी कई लोगों की मेंटालिटी ये है कि हमें वही चीजें, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है. दोनों में क्या डिफरेंस है जो पहले टाइम का था और अब के टाइम का? हालांकि बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है. पहले टाइम में जब आपके पास एनेस्थीसिया मशीन्स, आपको एंडोट्रिकल ट्यूब्स, बाकी सुप्राग्लॉटिक एयरवेज, ऑल दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, तो देयर यूज्ड टू बी एन ईथर एयरवे, क्लोरोफॉर्म एंड ईथर यूज्ड टू बी यूज्ड. तो ए मास्क यूज्ड टू बी केप्ट ऑन द माउथ फेस, एंड उसके ऊपर से द ड्रग्स यूज्ड टू बी पोर्ड विद अ बॉटल और विद अदर डिवाइसेस, continuous devices. So that was that type of a basic crude anesthesia, जो जैसे बोलते थे वो होता था. That was this thing. With the evolution of the जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, नई डेवलपमेंट्स होती गई, नई हमारे पास ड्रग्स आई, इक्विपमेंट्स आए, अच्छी मशीन्स आ गई जो एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया डिलीवर करती हैं, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रस आ गया, गैसेज आ गई हमारे पास, इनहेलेशन एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए, different type of anesthetic agents आ गए. तो slowly we started shifted to this type of the phenomena which was much safer because उसमें there was no control on the airway. इसमें you control the airway, you administer the drugs as per the need of the patient. कि इस पेशेंट को 10 मिलीग्राम चाहिए, 50 मिलीग्राम चाहिए, 30 मिलीग्राम चाहिए, और कौन सी ड्रग चाहिए, कितनी रिलैक्सेशन सर्जन को चाहिए सर्जरी के लिए, और कितना टाइम के लिए चाहिए उसको, कितने टाइम के लिए, और कैसे हम पेशेंट को बेहोश करेंगे, उसका सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, और फिर हम उसको वापस होश में लाएंगे और सारा कंट्रोल पेशेंट को वापस दे देंगे उसमें. सर जैसे अभी आपने बात की कि हम पूरा कंट्रोल, टाइम ड्यूरेशन हम रखते हैं कि इतने टाइम के लिए हमें बेहोश करना है. कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जहाँ पे मरीज को होश आ जाती है, वो एक्सेप्शनल्स होते हैं, बट वो क्यों होते हैं? आपका मतलब ड्यूरिंग द सर्जरी? ड्यूरिंग द सर्जरी. दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ बेसिकल एनेस्थेटिस्ट. इफ ही इज नॉट totally concentrated on his work and he gives lesser amount of the drugs required to keep the patient pain free, to be under anesthesia so that the patient doesn't have any memory. तो बेसिक एम क्या होता है एनेस्थीसिया का? एक तो उसको अपने बेहोश करना है, उसका जो उस पीरियड का मेमोरी है, ही शुड नॉट हियर एनीथिंग. कई बार हमने देखा है कि पेशेंट कहता है, हमने सुना है जी डॉक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे, फोन अटेंड कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइटर प्लेन ऑफ द एनेस्थीसिया. देयर आर प्लेन्स ऑफ द एनेस्थीसिया वेयर यू कीप द पेशेंट्स, you have to keep the patient in such a way at that plane of anesthesia where neither the patient feels pain, neither the patient hears anything, and he is totally comfortable, and his vital parameters, blood pressure, pulse, oxygen saturation, they are maintained, and surgeon is able to do surgery at his comfort without any major blood loss or without any problem. सर बच्चों का अगर कोई सर्जरी करनी है तो उनके लिए कौन सी कैटेगरी और कौन सा तरीका सबसे कारगर रहता है? बच्चों की सर्जरी, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सर्जरी, व्हाट सर्जरीज आर, एंड मोस्टली सब बच्चों में जनरल एनेस्थीसिया ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एज फैक्टर के एज फैक्टर, बिकॉज जो रीजनल एनेस्थीसिया है, द चाइल्ड अवेक चाइल्ड डजंट कोऑपरेट, he will not allow you to
गिव ए प्रिक इन द बैक, स्पाइनल में नहीं देने देगा, हिलेगा, कुछ करेगा। थोड़ा अपर एज होती है, 8 एंड 10 साल के बच्चे जब होते हैं तो उनको समझा बुझा के थोड़ा सा सेडेट करके वी गिव रीजनल एनेस्थीसिया ऑल्सो। बट स्मॉलर एज, नियोनेट, पीडियाट्रिक्स 1 to 3 4 5 ईयर्स के एज में वी ऑलवेज प्रेफर जनरल एनेस्थीसिया। सर एक और मिथ है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, इफ यू आर इन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टू मच ऑफ टी, या कोई भी आप ऐसी चीज ले रहे हो जिसका इंटेक ज्यादा है, कोई भी ड्रग्स हो गया, तो उस केस में एनेस्थीसिया असर नहीं करता है। इज इट पॉसिबल? Sometimes you require higher doses of anesthesia drugs to keep the patient in that plane of anesthesia where the patient is also comfortable, you are also comfortable, and surgeon is also comfortable. इन सम केसेस। सर कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस फील्ड में, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब बेसिक जो एनेस्थीसिया का जॉब रह चुका, अब सिर्फ एनेस्थीसिया देना नहीं रहा। पहले हम पर्दे के पीछे के डॉक्टर थे, ठीक है। नाउ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज अ बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, वेयर राइट फ्रॉम द इमरजेंसी, when the patient comes in a difficult stage, कोमा में आता है, एक्सीडेंट में आता है, प्रॉब्लम में आता है, एयरवे मेंटेन करने की बात आती है, उसको लाइफ सेव करने की बात होती है, देयर एनेस्थेटिस्ट हैज टू बी देयर। सो इमरजेंसी केयर में एनेस्थीसिया वाले अब इस वक्त काम कर रहे हैं। क्रिटिकल केयर, इंटेंसिव केयर यूनिट में एनेस्थेसिस्ट पीपल आर देयर। पेन मैनेजमेंट नॉट ओनली ड्यूरिंग द सर्जरी और after the surgery, but chronic pain management. Chronic pain management is a branch which is being run by anesthetists. जैसे cancer pain होगी, the pain which is doesn't get relieved, and you cannot relieve that pain, to cure that pain. You have to keep that patient under the drugs, supervised dose of drugs, to get him pain free as long as he lives. So that chronic pain management, palliative care, old age, when the patient is on the end stage of the life, when he is not able to, that he is not going to live long. So that is also under the domain of anesthetist nowadays. सर एक अगर पेशेंट है, उसका बीपी नॉर्मल है, ऑन ऑफ सडन उसका बीपी शूट कर जाता है, इन दैट केस आप वहाँ पे एनेस्थीसिया हाफ दे चुके हैं, क्योंकि ये कुछ केसेस हमने जो स्टडी किए हैं, तो उस केस में क्या प्रोसेस रहता है पूरा? उसमें एक तो सबसे पहले ये रहता है कि आपको देखना है कि वो बीपी बढ़ा क्यों, काज ऑफ द बीपी, वेदर योर एनेस्थीसिया इज डेफिशिएंट, आप जो एनेस्थेटिक ड्रग्स दे रहे हैं वो कम दे रहे हैं, कोई उसको पेन है, ही इज नॉट गेटिंग एडिक्वेट पेन रिलीफ, पेन के लिए आप एडिक्वेट ड्रग्स नहीं दे रहे, प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया, डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो कम है, तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अगर पेशेंट इज फीलिंग पेन तब भी ड्रग बढ़ेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम दिस आर द काजेज ऑफ द abrupt rise of the blood pressure in this thing. If it is the patient is not cardiac compromised, or if the previous BP is normal and he is on drugs, so that is another reason where it can rise. सर एक स्ट्रेस का पेशेंट है या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट है, क्या उसके लिए भी कोई स्पेशल प्रोसेस रहता है? क्योंकि ऑलरेडी ही और शी इज सफरिंग विद मेंटल लिटिल बिट डिसऑर्डर। उसके लिए हमें ड्रग्स मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं हमारी जो हम उनको नहीं दे सकते, उनके लिए दूसरी किस्म की ड्रग्स होती हैं, नॉर्मल जो पर्सन को हम देते हैं या रूटीन में यूज़ करते हैं। और कुछ ड्रग्स जो वो ऑलरेडी खा रहे होते हैं, समटाइम्स वी हैव टू स्टॉप दोज ड्रग्स 72 आवर्स टू 1 वीक प्रायर टू दोज हिज सर्जरी, इफ इट इज अ प्लान्ड सर्जरी। तो अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो फिर देयर इज नो वे आउट। If it is a planned surgery, then we have to modify the drugs which he is taking, already taking. Either stop, few of the drugs are contraindicated to go for anesthesia. Few of the drugs you can take on the day of the anesthesia also. So we have to see what he is taking, what we have to stop, and what best possible drugs we have to give him so that he has a safe outcome
from the surgery and anesthesia. सर, एक पहला प्रोसेस होता है सर्जरी में एनेस्थीसिया का, जो मेरी समझ में है। आप एक पेशेंट को किस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही वहां पे जाना है, मेंटल स्ट्रेस काफी रहता है, कई बार पेशेंट रेडी नहीं होते हैं, कि वो जो उनका माइंड सेटअप है किस तरीके से आप चेंज करते हैं, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड में? उसमें तो सबसे अगर रूटीन पेशेंट्स है तो रूटीन पेशेंट्स में सबसे पहले वी ऑलवेज प्रेफर कि वी द पेशेंट गेट्स एन ए प्री एनेस्थेटिक कंसल्टेशन। सो वी जब हम उसको इवेल्युएट करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं उसके साथ कि व्हाट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया वी आर गोइंग टू गिव आपको, इस एनेस्थीसिया उसके कोई क्वेरीज हैं, माइंड में कोई डाउट है, उसको डर है, खौफ है। एनेस्थीसिया का खौफ सबको होता है, सर्जरी और एनेस्थीसिया का खौफ सबको होता है। तो क्योंकि सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डिलेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो बाद में आती हैं। तो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस दे आर ऑन द टेबल इटसेल्फ। सो पेशेंट ऑलवेज कम विद समटाइम्स हैव दैट थिंग इन द माइंड। तो उसके लिए हमें काउंसलिंग जो है पेशेंट की प्रॉपर करनी पड़ती है। उसको बताना पड़ता है कि हम तेरे को इस किस्म का एनेस्थीसिया देंगे, इतना पेन होगा शुरू में कि नहीं होगा, पोस्ट ऑपरेटिव आप कैसे रहोगे, इंट्रा ऑपरेटिव तो वो तो बता ही दे, उनको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि क्या करेंगे। बट काउंसलिंग और टू प्रिपेयर हिज माइंड, और साथ में अगर रात शाम के लिए हम उनको नींद सेडेटिव्स दे देते हैं। मॉर्निंग में अगर पेशेंट ज़्यादा एप्रेंसिव होता है तो बिफोर ब्रिंगिंग द पेशेंट इनसाइड द थिएटर वी समटाइम्स गिव सम टेबलेट फॉर्म और इंजेक्टेबल फॉर्म सो दैट ही इज काम एंड कूल, एंड देन वी ब्रिंग द पेशेंट टू द थिएटर। सर, आप ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि बहुत सारे मिथ हैं हमारी सोसाइटी में एनेस्थीसिया को लेकर। मैं चाहूंगी कि वो संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए कि ये जो मिथ है ये इतने सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, और एनेस्थीसिया एक प्रोसेस है, उसको अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया जाए। ये मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। ये जो मिथ्स एंड ऑल दिस एनेस्थीसिया के बारे में हैं, ये इसलिए थे कि जब से ये एनेस्थीसिया शुरू हुआ वो बड़ा प्रिमिटिव फेज में था, उसमें सेफ गार्ड्स नहीं थे। वी नेवर हैड एनी मॉनिटर। हमें नहीं पता चलता था कि ब्लड प्रेशर पेशेंट का गिर रहा है, चढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ईसीजी चल रही है, पेशेंट को कुछ रिदमियाज हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं तो ऑक्सीजनेशन प्रॉपर जा रही है पेशेंट को कि नहीं जा रही है। तो जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी एंड मॉर्बिडिटी मीन्स कि उनको कोई प्रॉब्लम आती थी जो हल हो जाती थी, मॉर्टेलिटी मीन्स कि पेशेंट की डेथ हो जाती थी ऑन द टेबल इटसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर वाज हार्डली एनी बैकअप विद अस। मशीन्स वर वेरी प्रिमिटिव। अब तो इतने अच्छे वो आपके पास वर्क स्टेशन आ गए हैं हमारे पास, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन के, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन इट। पेशेंट आप अपने जो पेशेंट्स के पैरामीटर हम सेट करते हैं कि हमने इनको ये ड्रग्स, इतनी ऑक्सीजन, इतना एजेंट देना है, वो साथ में ही उसी मशीन के ऊपर कि पेशेंट को कितना मिल रहा है और कितना वापस आ रहा है और कितनी आगे उसकी रिक्वायरमेंट है, वो दो थिंग्स आर देयर। सो दैट इज पेशेंट का जो आउटकम है हैव बिकम मच बेटर। It is a safer anesthesia nowadays, very safe anesthesia. Mortality rate has decreased considerably, very low anesthesia mortality rate हो गया है just because of latest advances in the science, जिसने हमें at ease कर दिया है। Otherwise एक हाथ हमारा उसके पल्स के ऊपर होता था when we started, और एक हाथ से हम उसको एनेस्थीसिया दे रहे होते थे, तो कोई मॉनिटर कोई कुछ नहीं होता था। बीच में कभी किसी की हेल्प लेके ब्लड प्रेशर देख लिया तो देख लिया, तो वरना ऐसे केसेस में इनिशियली वो जो पिछले 40-50-100 साल से चल रहा है कि बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव एनेस्थीसिया की वजह से जो मॉर्बिडिटी होती थी वो अब कंसिडरेबली कम हो गई है इन अ नॉर्मल पेशेंट। इन अ कंप्रोमाइज पेशेंट सडनली पेशेंट है ही बहुत सिक है, बिल्कुल मॉरिबंड स्टेट में है, ग्रेड 4 में चला पेशेंट है, तो उसमें समटाइम्स कॉम्प्लिकेशंस डू अकर। say कि there are no complications, but complications आती हैं and 99% of the time वो हल हो जाती हैं in the operation theatre also, or otherwise most of sometimes if things go really bad you shift the patient to ICU
वहाँ पे पेशेंट को आईसीयू में रख के वहाँ पे हम उसको देखते हैं, एंड many a times they come out of those problems. So nowadays my message to whoever is watching कि एनेस्थीसिया अब वो एनेस्थीसिया नहीं रहा जो हमने भी सुना था, हमने भी शुरू में किया था. अब इट इज एन वेरी वेरी सेफ एनेस्थीसिया. यू शुड be not afraid of this thing going to it, and always try to talk to your anesthetist before he puts you to the sleep. Listen to him and take out whatsoever आप उनके जो आपको apprehensions हैं, कुछ आपको डर है, कुछ है, you just talk to your person who's going to give you anesthesia so that he आपके वो सारे डर myths जैसे आप कह रहे हो वो clear हो जाए and you go to undergo anesthesia with better outcome results. क्योंकि सर ये सारा जो ऑपरेशन का प्रोसीजर है सारा दारोमदार आप लोगों पे होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है ऑपरेशन का, और इसमें इंसान के या जो भी पेशेंट है उसके माइंड को हमें स्टेबल कूल रखना है. तो It is not the first step. The last step is also ours. फर्स्ट एंड लास्ट आई मस्ट से The surgeon comes in between and goes out before the patient is back to his normal. बिल्कुल सर. स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एनेस्थीसिया का जो रोल रहता है वो काबिले गौर है. जनरली हम इस चीज से को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है. सर आप हमारे स्टूडियो में आए, आज हमें आपने अवेयर किया, और उम्मीद करूंगी कि फिर किसी दिन आए किसी अन्य टॉपिक के साथ एक और अवेयरनेस लेक्चर हमें दें. Thank you मैडम से. हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे. तब तक के लिए जय हिंद.